टू शुभ पाठशाला। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें एलपीजी, निर्धनता और मानव पूंजी निर्माण है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, पर अभी टाइप करने का समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम के समय आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, इसलिए जैसा भी है आप सब इसको समझ लीजिएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलपीजी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, किस वर्ष में भारत में आर्थिक सुधार किया गया था? तो सन 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया था। आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आर्थिक सुधार की आवश्यकता कई कारणों से पड़ी है। इनमें आप सबके एग्जाम में एक कारण भी आ सकता है, सारे कारण भी आ सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई 3 कारण दे दिया जाए और एक कारण गलत हो, तो आप उसमें से 3 कारणों को आपको चूज़ करना हो, तो इस बिहाफ पे कोई भी आ सकता है। तो मैंने कुछ कारण मैंने बता दिए हैं, जैसे राजकोषीय घाटा चल रहा था, भुगतान शेष का ऋणात्मक होना, कीमत का बढ़ना और विदेशी मुद्रा कोष का घटना। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। फिर देखिए, खाड़ी संकट कब आया? तो खाड़ी संकट जो है 1990 से 91 में आया, और ये 1990 से 91 में क्योंकि खाड़ी संकट आ जाता है तो इस कारण कीमतें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता अभी भी है? तो 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी सारे उद्योगों में लाइसेंस की छूट दे दी गई थी। लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा कितनी है? तो 1 करोड़ है लघु उद्योग के लिए। धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया और लघु उद्योग के लिए अब 1 करोड़ है निवेश की सीमा। ज़्यादातर राज्यों में वैट कब लगाया गया? तो सन 2005 में लगाया गया था। WTO कब स्थापित किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो सन 1995 में स्थापित किया गया था। WTO का मुख्य ऑफिस कहाँ है? तो WTO का मुख्य ऑफिस जो है वो जनेवा में है। बच्चों ध्यान रखना, WTO क्योंकि एलपीजी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद देखिए, एलपीजी भारत में लाने में किस वित्त मंत्री का सहयोग रहा है? तो एलपीजी को भारत में लाने में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का सहयोग रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वित्तीय मंत्री थे, तो इनका सहयोग रहा है। और 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में क्या बदलाव किए गए थे? तो लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था 1991 में। सबसे बड़ा बदलाव ये था। विदेशी व्यापार में नई नीति में क्या बदलाव किए गए? तो विदेशी व्यापार के नई नीति में अगर हम इससे 1991 से पहले की बात करें तो क्या था? तो आयात और निर्यात को कई सारे उससे बाधा उत्पन्न कर रखी थी, जैसे टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रखे थे। और क्या करा गया 1991 में कि जो टैक्सेस थे, जो कर थे, उनको उनमें छूट दे दी गई, और कोटा भी निर्धारित था तो कोटा में भी छूट दे दी गई। तो एक तरह से 1991 में विदेशी व्यापार की नीति में आयात और निर्यात में बाधा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए, राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय का एक भाग है, सरकार इसे कैसे पूरा करती है? तो राजकोषीय घाटा जो है सरकार ऋण द्वारा पूरा करती है। यहाँ तक कि ऋण जो है वही राजकोषीय घाटा होता है हमारा। उसके बाद देखिए, वित्तीय क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है? तो वित्तीय क्षेत्र जो 1991 में वित्तीय क्षेत्र था उसको आरबीआई के द्वारा परिवर्तित किया गया है। पहले आरबीआई जो है सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखता था, बाद में आरबीआई ने फैसिलिटी वगैरह देना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो सके कि भाई जो पूंजी की जो सप्लाई है वो अधिक से अधिक हो सके मार्केट में। उसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन, भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत जो है एफडीआई है। एफडीआई का फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 15th क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा जीएसटी कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश के सभी भागों में एक समान कर प्रणाली स्थापित किया जा सके, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट चैप्टर है निर्धनता। तो निर्धनता के क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्धन कौन माना जाता है? तो वह व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है उसको निर्धन माना जाता है।
अब इसमें देखिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, देखो खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जिन व्यक्तियों के पास ये 5 चीज़ें जिन व्यक्तियों के पास नहीं होती है वह सब निर्धन कहलाते हैं। जो निर्धनता रेखा के ऊपर नीचे जाते रहते हैं वह किस प्रकार के निर्धन होते हैं। तो देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि निर्धनता रेखा के नीचे चले जाते हैं कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए ऊपर हो जाते हैं, मतलब अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको निरंतर निर्धन कहा जाता है। चिरकालिक निर्धन में किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो इस श्रेणी में सदा निर्धन तथा सामान्यता निर्धन शामिल हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सदा निर्धन और सामान्यता निर्धन में शामिल व्यक्ति किस प्रकार के निर्धन होते हैं, तो ये चिरकालिक निर्धन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदा कदा निर्धन में कौन से व्यक्ति आते हैं, तो अधिकांश समय निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्ति जो हैं यदा कदा निर्धन में रहते हैं। तो जस्ट फिर से ये अपोजिट हो सकता है कि जो अधिकांश समय में निर्धनता रेखा से ऊपर रहते हैं वो किस प्रकार के निर्धन होते हैं, तो वो यदा कदा निर्धन होते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाए जाने वाली निर्धनता कौन सी होती है, तो उसको सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। सापेक्ष निर्धनता वो निर्धनता होती है जब हम किसी के साथ किसी को कंपेयर करते हैं। तो हम हो सकता है कि हमारे पास सारी मूलभूत आवश्यकताएं हों, परंतु मूलभूत आवश्यकताएं होने के बावजूद भी हम क्या हो सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति से क्या हो, गरीब हो। तो ऐसी निर्धनता जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। अब देखिए, वयस्क जेल निर्वाह लागत के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई वयस्क जेल निर्वाह लागत की निर्धनता रेखा किसने दी, तो दादा भाई नौरोजी ने दी। फिर भारत में पहली बार निर्धनता रेखा की चर्चा किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1979 में ग्रामीण तथा शहरी प्रतिमाह उपभोग व्यय कितना निर्धारित किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49.04 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56.64 प्रति माह निर्धारित किया गया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए उपभोग पे खर्च कर रहा है तो वो निर्धन नहीं माना जाएगा। अब वर्तमान समय में देखिए क्या है, वर्तमान समय में निर्धनता रेखा के लिए उपभोग व्यय कितना प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये निर्धारित किया गया है और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो अब 816 और 1000 रुपये है, बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। निर्धनता रेखा के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी निर्धारित की गई है, तो निर्धनता रेखा 2 प्रकार से है, एक तो उपभोग व्यय से है और एक कैलोरी मेथड है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है कि अगर एक व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा है तो क्या वो निर्धन नहीं है। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है कि अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी ले रहा है प्रतिदिन तो वो निर्धन नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्धनता मापने के लिए सैन सूचकांक किसने विकसित किया, तो अमर्त्य सेन ने किया था। ये चीज ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन ने किया था। फिर है जनगणना 2011-12 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे हैं, तो 2011-12 के अनुसार 21.9% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अभी नई जनगणना जब होगी तो हो सकता है नया डेटा आए। उसके बाद देखिए निर्धनता रेखा के नीचे सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की रही है, तो बिहार राज्य की, जो कि 33.7% है जो निर्धनता रेखा के नीचे है। निर्धनता रेखा के नीचे पंजाब के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो केवल देखिए 8.3% है। तो पंजाब में निर्धनता के रेखा के नीचे रहने वाले बहुत कम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1993 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई, तो 1 दिसंबर 1997 में शुरू की गई थी।
वहीं पे मनरेगा की स्थापना कब की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा की स्थापना या मनरेगा जो है कब शुरू की गई, तो सन 2005 में। और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अब इसके अंदर जो है सरकार जो है रोजगार देने की बात करती है, तो वो कितने दिन की देती है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो देखिए, मनरेगा में कितने दिन रोजगार दिया जाएगा? तो कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की वो गारंटी करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दोपहर का भोजन योजना मतलब मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूलों में चलता है भाई 8th क्लास तक, ठीक है, वो कब शुरू की गई थी? तो ये सन 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं लग रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, इस स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है मानव पूंजी निर्माण। अब मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा व्यय पर सरकार का 2014 में कितना बजट था? तो 15.7% बजट था। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पास किया गया? तो सन 2009 में पास किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 2015 में औसत युवा साक्षरता दर कितनी थी? तो 2015 में 89.5% जो है औसत युवा साक्षरता दर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को जो है भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो 74.04% जनसंख्या जो है वो साक्षर थी। वहीं पे देखिए 2015 में 89.5% जनसंख्या जो है वो साक्षर थी। अब 6th क्वेश्चन देखिए, विश्व के विकसित देशों की साक्षरता कितनी है? लगभग 90 से 95% है। जितने विकसित देश हैं वहां पर लगभग जो है 90 से 95% जो लोग हैं वो साक्षर होते हैं। फिर देखिए, तपस मजूमदार कमेटी के अनुसार सरकार ने सन 1999 से 2007 तक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा पर कितना खर्च किया? तो 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। तपस मजूमदार कमेटी का गठन कब किया गया था? तो तपस मजूमदार कमेटी का जो गठन है सन 1999 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, 2014-15 में किस राज्य में शिक्षा व्यय सबसे अधिक तथा कम किया गया? तो सबसे अधिक देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है 34,651 प्रति व्यक्ति खर्च किया गया। वहीं सबसे कम जो है बिहार में 4,088 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया गया था। तो चलिए, आज ये 3 चैप्टर पूरा कर लिया है। कोशिश किया जाएगा कि जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं उसके जो भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वह सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में फिर से डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि अब समय इतना बचा नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।